नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690608975238055 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के फुल लेंथ सीरीज का तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी आरओ, बीओ और यूपीपीएससी प्रीलिम्स सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन की E 2025 पहल किस पर आधारित है? पोलियो उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन, टीबी उन्मूलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है, यह जो पहल है यह मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। E 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के 25 देशों को चुना गया है जिसे मलेरिया मुक्त बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया यह एक मच्छर जनित रक्त रोग है और यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है मलेरिया रोग। पोलियो उन्मूलन जो है वो भारत वर्ष 2014 में ही प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है विश्व स्वास्थ्य संगठन से। भारत से जो है पोलियो वर्ष 2014 से ही समाप्त हो चुका है। बात कर लेते हैं हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई है वह 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वह टेड्रोस एडनोहम जो है वह इसके प्रमुख हैं। टीबी उन्मूलन का जो भारत ने लक्ष्य रखा है वह वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का भारत ने लक्ष्य रखा है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग, समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? 3, 4, 5 या 6? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, कुल 5 अनुच्छेद में जो है समानता का अधिकार का जो है वर्णन किया गया है, जिनमें आपका आर्टिकल 14 जो है विधि के समसमानता है। आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग भेदभाव निषेध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। तो टोटल जो है 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। आते हैं अगला प्रश्न। लोग, यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं। इनमें आपको बताना है कौन सी घटना लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में नहीं हुई है। चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का स्थापना, काकोरी कांड या जलियांवाला हत्याकांड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल में नहीं हुआ था, बल्कि यह जो घटना है वह 13 अप्रैल 1919 में यह घटना हुई थी अमृतसर में। चौरी चौरा की जो घटना है वह 4 अप्रैल 1922 को गोरखपुर में हुई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ 1923 में और इस पार्टी की जो स्थापना है वह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और काकोरी कांड की जो घटना है वह 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। तो ये सभी घटनाएं हैं। हम लोग जान लेते हैं कि लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब था। तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वह वर्ष 1921 से लेकर 1926 तक इसका कार्यकाल था। तो यहाँ पर जो है 1919 जो है इसके कार्यकाल में घटना नहीं हुई थी, बाकी जितनी घटनाएं हैं वह इसके कार्यकाल में हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न। लोग, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? विष्णु श्रीधर वाणकर, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या डीपी अग्रवाल? तो इसकी जो खोज है वो विष्णुधर वाणकर ने की थी वर्ष 1957 में इसकी खोज की थी। और यह जो गुफा है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसे वर्ष 2003 में विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। जेम्स प्रिंसेप से यहाँ बार बार प्रश्न पूछता है कि अशोक की जो शिलालेख है वो किसने पढ़ा था? वो आपके जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आते हैं अगला प्रश्न। लोग, किस राज्य के एडियोर मिर्च को जीआई टैग दिया गया है? असम, सिक्किम, तमिलनाडु या केरल? तो यह जो है केरल की मिर्च है आडियोर मिर्च, जिसे जीआई टैग दिया गया है। और साथ ही में एक कुट्टी कट्टूर आम है उसे भी जीआई टैग दिया गया है केरल का।
आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 विटामिन दी गई है, आपको बताना है कौन सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील नहीं है, रेटिनॉल, पायरोडॉक्सिन, कोबालामिन या राइबोफ्लेविन। तो इसका जो सही आंसर है रेटिनॉल जो है यह जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, बल्कि यह वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपकी पायरोडॉक्सिन, कोबालामिन और राइबोफ्लेविन जो है ये सभी जल में घुलनशील विटामिन हैं। इनको हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। पायरोडॉक्सिन जो है वो विटामिन B6 होती है, कोबालामिन आपकी B12 है और राइबोफ्लेविन ये आपकी B2 है, विटामिन B2 है। और रेटिनॉल आपके विटामिन ए है, विटामिन ए है। जल में जो घुलनशील विटामिन है वो आपका B6, B12 और B2 है। और वसा में जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो आपका A, D, E और K है। ये जो 4 विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भारतीय रेलवे क्षेत्र की तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय दिया गया है। आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। पूर्वी रेलवे हाजीपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे मुंबई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय वो कोलकाता में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय वो मुंबई में है और पूर्व मध्य का आपका हाजीपुर में है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गामा किरण की खोज किसने की थी? बेकुरल, कोनराड रॉन्टजन, रिटर या इनमें से कोई नहीं। तो बेकुरल की जो खोज है, बेकुरल ने जो है वो गामा किरणों की खोज की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है। और इन्होंने यह खोज वर्ष 1900 में इन्होंने यह खोज की थी गामा किरणों की। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है? आर्टिकल 161, आर्टिकल 74, आर्टिकल 141 या आर्टिकल 143। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। और यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछता है शपथ के बारे में। तो जो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और राष्ट्रपति जो शपथ है वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो आपस में एक दूसरे की जो है शपथ दिलाते हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 51वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया है। और यह जो घटना हुई है वह वर्ष 1985 में यह जोड़ा गया है और यह 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में यूपी की रैंक कौन सी है? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो यूपी का जो स्थान इसमें है वह तीसरा स्थान है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में। और इसे नीति आयोग ने जारी किया, नीति आयोग ने जारी किया। इसमें पहले स्थान पर आपका झारखंड है, दूसरे स्थान पर बिहार है और तीसरे स्थान पर आपका यूपी है। तो गरीबी में हम लोग बहुत पीछे नहीं हैं, टॉपर हैं, टॉप 3 में हैं। अगर यही प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता कि यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है, यूपी का सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो यूपी का सबसे गरीब जिला आपका श्रावस्ती है। श्रावस्ती जो है वह सबसे गरीब जिला है। इसके बाद आपका बहराइच है, बहराइच है। अगर प्रश्न यहाँ पूछता कि सबसे कम गरीबी किस ज़िले में है, तो आपकी राजधानी लखनऊ में सबसे कम गरीबी है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? 5, 7, 8 या 10? वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के कुल 8 सदस्य देश हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। संघाई सहयोग संगठन जो स्थापना है वह वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। उनमें आपका कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। टोटल वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। और इसका जो है 9वां सदस्य वर्ष 2023 में ईरान बनने वाला है। वह जो है तैयार है संघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के लिए। और संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वह बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1918, 1917, 1916 या 1915?
हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1915 में हुई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है। और इसकी जो स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। और यहाँ से एक प्रश्न और बार में पूछता है कि इन्हें महामना की उपाधि किसने दी थी। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? तो यह जो उपाधि है वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय जी को दी थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी बौद्ध संगीति शिशुनाग राजवंश के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी? चौथी, तीसरी, दूसरी या पहली? तो इसका जो सही आंसर है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह शिशुनाग राजवंश के शासनकाल में जो है आयोजित की गई थी। और उस समय जो है शिशुनाग राजवंश के जो राजा कालाशोक थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध संगीति प्रमुख रूप से 4 बार हुई है, उनको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में। और इस समय जो राजा थे वह अजातशत्रु थे। और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के राजा थे। प्रश्न आपकी परीक्षा में कुछ नए प्रकार की बना सकता है। यहाँ पर राजवंश से प्रश्न इस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को बनाया। द्वितीय बौद्ध संगीति यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और यह 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और यह जो बौद्ध संगीति है यह वैशाली में हुई थी और यह आपके शिशुनाग राजवंश का शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति यह अशोक के शासनकाल में हुई थी। और यह आपके पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक मौर्य वंश का शासक था। चौथी जो बौद्ध संगीति है यह पहली ईसा में हुई थी और इस समय जो है शासक कनिष्क था। और कनिष्क जो है यह कुषाण वंश का शासक था। और यह बौद्ध संगीति कुंडल वन में हुई थी। कुंडल वन जो कश्मीर में स्थित वहाँ पर हुई थी। हम लोग बाद रिवीजन कर लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। अजातशत्रु जो है वह राजा थे और यह हर्यक वंश के राजा थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और कालाशोक शिशुनाग वंश के राजा थे। तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के कार्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और यह मौर्य वंश के राजा थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका पहली ईसा में हुई थी और इस समय जो राजा थे वह कनिष्क थे और यह कुषाण शासक थे। और यह जो संगीति हुई थी यह कुंडल वन में हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नील नदी जो है कहाँ जाके गिरती है? भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर, कैस्पियन सागर या दक्षिण चीन सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भूमध्य सागर में जाके गिरती है नील नदी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। नील नदी की जो कुल लंबाई है वह 6650 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम है वो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर एक काफ़ी फेमस बांध है, उसका नाम अस्वान बांध है, वह भी इसी नदी पर बना हुआ है। अस्वान बांध जो है वह नील नदी पर बना है और यह जो बांध है यह मिस्र में स्थित है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे या अहमदाबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और यह जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 17 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका जो आयोजन है वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसका आयोजन कराया था। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है इसे 24 फरवरी को वर्ष 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर से शुरू किया था। इसके तहत प्रत्येक पात्र परिवार को जो है 3 किस्तों में 6000 रुपये जो है 1 वर्ष में दिया जाएगा। और अभी हाल ही में जो है इसकी 12वीं किस्त जो है वो जारी की गई है। 12वीं किस्त जारी की गई है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कार्ल लैंड स्टीनर किसकी खोज की है? ओजोन, विटामिन के, रक्त समूह या एक्सरे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रक्त समूह की खोज जो है वो कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा से लगे हैं? 5, 2, 1 या 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 2 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं।
इनमें आपका एक मथुरा है और दूसरा आपका आगरा है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 1985, 1988, 1991 या 1987? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी 1987 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है पहली जारी की गई थी। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जारी की गई है। अभी हाल ही में जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो वर्ष 2021 में जारी की गई थी और इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जो है तैयार किया जाता है। यहाँ से जो प्रश्न आपकी परीक्षा के उपयोगी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से किस राज्य में जो है वनावरण सबसे अधिक है, तो वह आपका मध्य प्रदेश में जो है क्षेत्रफल दृष्टि सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का आता है जिसमें वन सबसे अधिक है। तीसरे स्थान पर आपका मणिपुर आता है। यह तो आपके क्षेत्रफल दृष्टि से हो गया। दूसरा प्रश्न पूछता है प्रतिशत के अनुसार, तो प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें मिजोरम पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश दोनों में दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आपका मेघालय है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 कोयला खदानें दी गई हैं और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। आपको बताना है कौन जो है सही सुमिलित नहीं है। झारखंड झरिया, रानीगंज पश्चिम बंगाल, कोरबा छत्तीसगढ़, झारसुगुड़ा तेलंगाना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी झारसुगुड़ा जो है ये तेलंगाना में नहीं है, यह उड़ीसा में है। बाकी सभी सुमिलित हैं। झरिया जो है कोयले खान या झारखंड में है, रानीगंज यह पश्चिम बंगाल में है, कोरबा जो है आपके छत्तीसगढ़ में है और झारसुगुड़ा जो है ये आपके उड़ीसा में है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4 या 8? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह कुल 4 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रहों की जो कुल संख्या है कुल 8 है। ग्रहों की कुल संख्या कुल 8 है। तो प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बाह्य ग्रह जो है संख्या वो आपके 4 है, इन्हें जो है बाह्य ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रहों में आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल 4 ग्रह जो है पार्थिव ग्रह हैं और बाह्य जो ग्रह हैं आपके बृहस्पति, शनि और वरुण है। तो टोटल जो है 8 ग्रह हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NH2CO3, NHCO3, NaOH या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए NO2CO3 जो है यह कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है और इसका जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। बाकी NaHCO3 जो है ये आपके सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह बार बार परीक्षाओं में पूछता है। तीसरा आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लोक लेखा समिति में लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 22, 17, 15 या 10? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल 15 सदस्य होते हैं। बात करते हैं टोटल सदस्य के, तो टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं जिनमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के आपके 7 सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है वह हमेशा विपक्ष का चुना जाता है। अध्यक्ष हमेशा विपक्षी पार्टी का होता है और इसके अध्यक्ष का जो चयन है वो लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष का चयन करता है। और लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। और लोक लेखा समिति की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 1921 में की गई थी, लोक लेखा समिति की स्थापना। और वर्तमान में जो है अधीर रंजन चौधरी ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर, इंदौर, बेंगलोर या लेह? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का। और यह जो आयोजन होगा वो 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उन्हीं के जो है
सम्मान में यह मनाया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नेशंस वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, डार्विन या एडम स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी है और इसका जो प्रकाशन है वह 1776 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया था। और एडम स्मिथ जो है यह स्कॉटलैंड के एक प्रसिद्ध जो है अर्थशास्त्री रहे हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अगला जो सेक्शन शुरू होता है वो आपका हिंदी का होता है। विस्मय का अस्थायी भाव किसमें होता है? वीर रस, हास्य रस, अद्भुत या शांत रस? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अद्भुत रस। विस्मय जो है वो अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। बाकी अन्य जो ऑप्शन उनको हम लोग देखते हैं। वीर रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आपका उत्साह होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है और शांत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आपका निर्वेद होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो रचना के आधार पर शब्द कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका रूढ़ होता है, दूसरा आपका यौगिक होता है और तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। जिसे तोड़ा ना सके या अलग अलग तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले वो रूढ़ होते हैं। जैसे आपका चावल शब्द हुआ है, अगर 2 अलग अलग शब्द को जोड़ा जाए और दोनों का अर्थ अपने अपने अलग अलग होते हैं, जैसे आपका विद्यालय के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे विद्यालय शब्द विद्या धन आलय होता है। तीसरा आपका योग रूढ़, जिसका अर्थ कोई तीसरा निकल गया है, जैसे आपका चतुरानन हुआ, ये सभी जो है, ये आपका पीताम्बर हुआ, ये सभी योग रूढ़ शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, यहाँ पे आपको बताना है कौन पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? शिवा, आर्या, अपर्णा या तनुजा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, तनुजा जो शब्द है यह पार्वती जी का पर्यायवाची ना होकर यह लड़की का पर्यायवाची होता है, लड़की का पर्यायवाची है। बाकी आपका शिवा, आर्या और अपर्णा ये सभी पार्वती के पर्यायवाची हैं। लड़की के अन्य जो पर्यायवाची आपकी कन्या है, कन्या होती है, पुत्री होती है, आत्मजा होती है, ये सभी जो है कन्या के पर्यायवाची हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य? हम लोग एक चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। हम लोग चारों समझ लेते हैं। पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर अर्थात यह इस दिशा को हम लोग ईशान कहते हैं, ईशान। दूसरा आपका होता है उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम को हम लोग वायव्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं। तीसरा आपका दक्षिण पश्चिम जो है उसे हम नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य। और चौथा आपका है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय कहा जाता है। तो हम लोग चारों समझ लिए हैं, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, वकील जो शब्द है यह किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली या तुर्की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अरबी का शब्द है। वकील जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा की एक और शब्द बार बार परीक्षा में पूछता है, वो आपका मानसून है। मानसून भी कई बार परीक्षा में पूछा है कि मानसून किस भाषा का शब्द है, तो ये आपकी अरबी भाषा का शब्द है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, नारियल का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नारिकेल होता है तत्सम रूप नारियल का। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 22 अप्रैल, 10 जनवरी या 24 अक्टूबर? तो इसे मनाया जाता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यहाँ पे अन्य ऑप्शन को हम लोग समझ लेते हैं। 5 सितंबर जो है वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग, विद्वान जो है ये किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है विद्वान। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, निशीथ का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ? आपको पहचानना है। निशा, रजनी, रवि, तनया या रैन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, रवि तनया जो है
ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका निशा है, रजनी है, रैन है, ये सभी जो है निशीथ के पर्यायवाची हैं। रवि तनिया जो है यह यमुना का पर्यायवाची है। और यमुना के अन्य पर्यायवाची आपका कालिंदी है, सूर्य सुता है, अर्कजा है, भानुजा है, ये सभी जो है यमुना के पर्यायवाची हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होता है? मुमुक्षु, मीनाक्षी, मुमूर्ष या बुभुक्षित। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मुमुक्षु कहा जाता है मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द। इसका जो ऑप्शन ए है वह एक सही है। यहाँ पर एक शब्द मुमूर्ष है, जो मरने के लिए बहुत करीब हो उसी मुमूर्ष कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्रमौल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है चंद्रमौल में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यथार्थ का विलोम क्या होता है? भौतिक, स्थिर, प्रत्यक्ष या काल्पनिक। यथार्थ का मतलब जैसा हो वैसा, और इसका जो विलोम होता है वह आपका काल्पनिक होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सुषमा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए सुषमा का जो संधि विच्छेद होगा वह सुधन समा होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, और इसमें व्यंजन संधि है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बालू से तेल निकालने का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य करके दिखाना, व्यर्थ कार्य करना, समय खराब करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए असंभव कार्य करके दिखाना अर्थ होता है बालू से तेल निकालने का। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन एक अशुद्ध शब्द है। एक्ट, गीतांजलि, ज्योत्सना या पारलौकिक। पारलौकिक, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पर जो ये पारलौकिक शब्द है ये गलत लिखा गया है, और इसका जो शुद्ध रूप होगा वो पारलौकिक होगा। पारलौकिक होगा। बाकी एक्ट, गीतांजलि और ज्योत्सना जो है ये सभी शुद्ध शब्द हैं। यहाँ पे 4 वाक्य दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा जो वाक्य है वह सही लिखा गया है। सभी वाक्यों को आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कवियों को काव्य करते समय आनंद मिलता है। यह जो है एक शुद्ध वाक्य है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है किसकी वर्तनी जो है वह सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी अध्यात्म जो शब्द लिखा गया है यह सही लिखा गया है। बाकी अन्य शब्दों में त्रुटियाँ हैं, उनका हम लोग शुद्ध स्वरूप देख लेते हैं। बारात का जो शुद्ध स्वरूप होगा वह बारात होता है इस प्रकार का। संसार इस प्रकार से लिखा जाएगा, और आधीन नहीं, ये अधीन होता है। इसका जो यह शुद्ध रूप होगा। अंक का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है? भाग्य, गोद, अध्याय या स्फूर्ति। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी स्फूर्ति जो है यह अंक का अनेकार्थी नहीं है। बाकी आपका भाग्य है, गोद है, अध्याय है, ये सभी जो है अंक के अनेकार्थी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। मैं का बहुवचन कौन होगा? हम दोनों, तुम या इनमें से कोई नहीं। तो मैं का जो बहुवचन होता है वह हम होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में किस प्रकार का लिखा जाएगा? मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा, मोहन पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मोहन ने पढ़ा होगा, यह इसका संदिग्ध भूतकाल का स्वरूप है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वह 2 ही प्रकार के होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। एक आपका पुल्लिंग और दूसरा आपका स्त्रीलिंग। 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन जो है एक तद्भव है। आँख, ताम्रचूड़, अंगुष्ठ, क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए आँख जो है यह एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होता है वो आपका अच्छी होता है। बाकी सभी ताम्रचूड़, अंगुष्ठ और क्षेत्र जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको पहचानना है कौन स्त्रीलिंग नहीं है। सहायता, सजावट, सर्वोदय या नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सर्वोदय जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी आपका सजावट, सहायता और नदी ये सभी जो है स्त्रीलिंग के शब्द हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग।
कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्राण, प्रत्येक, रुपया, माल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पे 4 शब्द दिया गया, इसमें आपको बताना है कौन जो है एक तत्सम शब्द है। अमावस्या, घोड़ा, चोर या गेंद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, अमावस्या जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। बाकी अन्य जो शब्द है वो तद्भव है। इनका हम लोग तत्सम स्वरूप समझ लेते हैं, देख लेते हैं। घोड़ा का जो तत्सम रूप होगा वो आपका घोटक होता है, घोटक होता है। इसी प्रकार का चोर का चौर होता है और गेंद का कंदुक होता है। तो इस प्रकार हम लोग हिंदी सेक्शन कवर कर लिए हैं। अगला जो सेक्शन वो आपका मैथ का है। एक आयत का क्षेत्रफल 220 मीटर परिधि वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है और आयत की चौड़ाई 50 मीटर है। उसकी लंबाई आपको बतानी है। 77 मीटर, 87 मीटर, 71 मीटर या 63 मीटर। तो यहाँ पर हमें परिधि पता है 220 मीटर है। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है और 2πr बराबर आपका 220 मीटर है। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू पता कर लेंगे। ये आपका 220 बटे 2π और पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 यहाँ पर रख देंगे। 220 गुणे 22 गुणे 7 हो जाएगी और 22 यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद यह 5। तो r की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो 35 प्राप्त होगी। 35 मीटर हमें r की वैल्यू प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। हम लोग पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 रख देंगे और इसके बाद r की वैल्यू हम लोग 35 गुणे 35 रख देंगे और यहाँ पर यह है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और लंबाई हमें ज्ञात करनी है। हम लोग लंबाई को 20 से डिनोट कर लेते हैं और चौड़ाई हमें पता है 50 मीटर दी है और यह इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग 5 से कैंसिल कर देंगे और टोटल हम लोग गुणा करेंगे तो यह आपके 22 × 5 = 110 हो जाएगा और गुणे 35 हो जाएगा और यह आपका ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से हम लोग इसको काट देंगे, 5 7 35 और 11 से 77। तो ये आपका 77 मीटर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग परिधि निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 2πr बराबर 220 में हम लोग पाई 2π के भाग दे देंगे हम लोग तो ये आपका 35 मीटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा आपकी। और इसी वैल्यू को हम लोग इसके क्षेत्रफल में रख देंगे और क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों क्षेत्रफल आप लोग बराबर बता रहे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग लंबाई के लिए निकाल देंगे 20 × 50 बराबर 110 × 35 कर लेंगे और ये आपका 70 मीटर आ जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक 180 मीटर लंबी ट्रेन इतनी ही लंबी एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। आपको बताना है ट्रेन की गति कितना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 180 मीटर तो लंबा प्लेटफार्म है और 180 मीटर ट्रेन भी है, अर्थात 180 + 180 हो जाएगा। और समय कितना लिया? 18 सेकंड का, 18 सेकंड का। तो ये आपका 360 हो जाएगा और 360 बटे 18 हो जाएगा। तो 18 दूनी 36 आपका 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड जो है वो ट्रेन की चाल है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ए तथा बी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में पूरा करता है तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो हम लोग इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। ए + बी ये आपका 16 दिन में करता है और अकेले ए आपका 24 दिन में पूरा करता है। तो हम लोग टोटल काम के लिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आपका आएगा वो 48 आएगा। अगर 48 टोटल काम है और 16 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन का जो काम आएगा तो 16 × 3 = 48, 3 काम एक दिन में करेगा। इसी प्रकार से यह 24 दिन में काम करता है और टोटल 48 कार्य है तो एक दिन का जो कार्य आएगा आपका 2 आएगा। ए बी अगर 3 है और ए की वैल्यू का आपको 2 पता है तो हम लोग बी की वैल्यू पता कर लेंगे। बी की जो वैल्यू आ जाएगी वह 3 - 2 आ जाएगा अर्थात 1। और टोटल काम जो है वो आपका 48 है। अभी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 48 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? वो आपका 48/1 अर्थात 48 दिन में यह कार्य संपन्न करेगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 2 गुना है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा
√2 होता है, और यहाँ पर दिया है विकर्ण जो है वो 4√2 है, 4√2 दिया है। तो यहाँ से हम लोग भुजा ज्ञात कर लेंगे, तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा में प्राप्त होगी वो आपको 4 प्राप्त होगी। और इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग होता है, भुजा का वर्ग होता है, तो इसलिए हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। 4 का वर्ग बराबर आपका 16, और यहाँ पे दिया है, यह तो आपका पहला हो गया। दूसरा जो वर्ग होगा वो क्षेत्रफल का दोगुना है, अर्थात जो दूसरे का जो क्षेत्रफल होगा वो 16 का दोगुना, अर्थात आपका 32 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो दूसरे का होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का जो ये आपका भुजा स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 32। यहाँ से हम लोग भुजा प्राप्त कर लेंगे, √32 हो जाएगा। अब √32 अर्थात ये 4√2 हो जाएगा। अगर हमें भुजा प्राप्त हो गई है तो हमें निकालना है विकर्ण, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विकर्ण बराबर भुजा √2 होता है, तो विकर्ण हम लोग निकालेंगे। तो भुजा √2, अब भुजा हमें पहले से पता है कि 4√2 है, और √2 इसे इस गुणा कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर जो है वो दूसरे वर्ग का विकर्ण होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इसे आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार जो है लगाया गया है। एक संख्या के आधे का 2/3 अगर 18 है तो संख्या का 1/3 कितना होगा, 18, 19, 29 या 15। संख्या के आधे का 2/3, संख्या का आधे का 2/3 अगर 18 है, अगर 18 दिया है तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, तो ये आपका 9 हो जाएगा। और वह जो संख्या हो जाएगी वो आपका 2/3 6 और 6 9 54, वह जो संख्या हो जाएगा वो 54 हो जाएगी। अब हमें संख्या पता चल गई, उसका 1/3 हमें निकालना है, 1/3 निकालना है, तो 1/3 हम लोग निकाल देंगे 54 का, तो 18 3 54, आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो आपका 54, आपका 18 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। संख्या के आधे, आधा 1/2 हो जाएगा, और उसका 2/3 अगर 18 है, तो यहाँ से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, वह संख्या आपकी 54 आ जाएगी। और उसका 1/3 यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 54 का 1/3 आपका 18 आ जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रवि और रश्मि क्रमशः 150 और 200 रुपये मिलाकर एक व्यापार में निवेश किए, लेकिन रवि ने कुछ महीनों बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीने के बाद रवि और रश्मि का जो लाभ होता है वो 1:2 का आता है, तो आपको बताना है कि रवि ने कितने महीने पहले जो है पैसा वापस ले लिया था। तो जो लाभ होता है वह निवेश का आधार और समय जो है उसके बराबर होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से लगा सकते हैं। यहाँ पर अनुपात दिया है और साझा दिया है, तो यहाँ पर हम लोग पहले रवि दिया है वो 150, अब हमें नहीं पता है, हमें निकालना है रवि के लिए कितने मंथ तक जो है उसका पैसा था उसके साथ साझे में। और दूसरा हमें दिया है 200 रुपये, ये आपके रश्मि ने दिया था कितने मंथ के लिए, यह पूरे 12 महीने के लिए, और इसका अनुपात दिया है 1/2 का। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 50 से काट लेंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 3 चौको 12 हो जाएगा, और यहाँ से 200 हम लोग काट लेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। तो यक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 8 मंथ। रवि ने जो है कुल 8 महीने के लिए पैसा जमा किया था, तो इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 250 ग्राम अनार की कीमत 7 रुपये 50 पैसे है, तो आपको 5 किलोग्राम अनार की कीमत आपको बतानी है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग 1 किलो के रूप में करेंगे। 250 ग्राम की वैल्यू 7.5 रुपये है, तो इसको अगर हम लोग 4 से गुणा करेंगे ये आपका 1 किलो हो जाएगा, और इसमें हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 1 किलो की वैल्यू प्राप्त होगी, तो ये आपका 30 रुपये आ जाएगा। अगर 1 किलो कीमत अगर 30 रुपये है तो 5 किलो कीमत कितनी हो जाएगी, वो आपका 150 रुपये हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। रेखा 4x + 3y = 11 दिया है, दूसरी जो रेखा वह 8x + 6y = 15 दिया है। आपको इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 7/10, 5, 7/4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो समीकरण लिखा है उसको हम लोग इसको नीचे हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। 8x + 6y = 15, इसमें हम लोग अगर 2 से भाग देंगे तो यह जो समीकरण होगा वो 4x + 3y = 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a और b जो है दोनों एक समान है, इसीलिए जो है यह रेखा एक दूसरे के समांतर होगी, और समांतर रेखा के बीच की जो दूरी का सूत्र होता है वो आपका d = c1 - c2 / √a² + b² होता है, b² होता है। तो यहाँ पर c1 जो दिया गया है आपका 15 दिया गया, सॉरी 11 दिया गया है, c1 आपका 11 दिया गया है, और c2 आपका 15/2 दिया गया है। √a² की वैल्यू हमें 4 पता है, उसका वर्ग करना है,
तो 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा। बी का वैल्यू 3 दिया, इसका जो वर्ग होगा आपका 9 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका 11 माइनस 15/2 अपान ये आपका 25 हो जाएगा। 25 का जो वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा 7/10 आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 12 जो है गणित पढ़ाते हैं और 4 अध्यापक हैं जो भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। आपको बताना है कितने अध्यापक सिर्फ भौतिकी पढ़ाते हैं, 16, 8, 12 या 4। मान लेते हैं ए जो है वो गणित पढ़ाते हैं टीचर और बी आपके भौतिकी पढ़ाते हैं, बी भौतिकी पढ़ाते हैं। तो एन ए यूनियन बी आपका 20 दिया गया है। इसी प्रकार से एन ए आपका 12 दिया गया है और एन ए इंटरसेक्शन बी आपका 4 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है एन बी, हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है आपके 20 दिया गया है, एन ए आपका 12 दिया गया है, एन बी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, एन बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो हमें 4 पता है। तो यहाँ से 12 में से 4 जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 8 जो है वो 20 में से घट जाएगा, तो एन बी की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपकी 12 प्राप्त होगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। श्रेणी 20, 18, 16 का कौन सा पद जो है वो -2 होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह जो पहला पद है और इसका जो अंतिम पद है वो -2 है और देख पा रहे होंगे प्रत्येक में जो है -2 घट रहा है, इसलिए जो इसका सारवंतर जो होगा, सारवंतर वो आपका -2 होगा और यह एक समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर जो है टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू 2 लगा देंगे। टी एन की यहाँ पर -2 हो जाएगा, ए अर्थात आपका 20 हो जाएगा, एन हमें ज्ञात करना है और डी सारवंतर जो हमें प्राप्त है वो आपका 2 प्राप्त है। तो यहाँ पर इसको हम लोग ओपन कर लेंगे तो 20 प्लस ये आपका 2n, सॉरी यहाँ पर जो है ये माइनस हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा और ये आपका +2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ये आपका 22 हो जाएगा और 22 इधर चला जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। तो 2n बराबर आपका 24 हो जाएगा, एन की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमें 12 प्राप्त होगी। 12वां जो पद होगा वो आपका -2 होगा। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। पहला जो पद है वो आपका 20 है, अंतिम पद आपका -2 दिया गया है, सारवंतर आपका -2 यहाँ पर निकल गया है। तो टी एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी हो जाएगा। इसको हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो एन की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको 12 प्राप्त होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में पहिया कितना कोण बनाएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सभी रेडियन में दिया गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 180 अंश जो है वह 1 रेडियन के बराबर होता है, यही हमें काम भी आएगा इस प्रश्न में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 360 जो है वह परिक्रमण करता है और एक पहिया जो परिक्रमण करेगा वो टोटल 360 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, अर्थात 2 पाई। एक बार अगर राउंड करेगा तो वह 2 पाई एंगल बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग 1 सेकंड के निकाल लेंगे, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 360 अगर 1 मिनट में कर रहा है तो 360 में 60 के भाग देंगे तो आपका 1 सेकंड में 6 चक्कर निकल आ जाएगा। अगर वह 1 चक्कर में 2 पाई रेडियन का कोण बना रहा है तो 6 चक्कर में आपका 12 रेडियन कोण बनाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है और जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 परिक्रमण में 360 डिग्री का एंगल भी बनाएगा, तो हम लोग 1 सेकंड में निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में वह 360/60 अर्थात वह 6 चक्कर लगा देगा। अब 1 चक्कर में वह 360 डिग्री और 360 बराबर आपका 2 पाई के बराबर होता है, तो यहाँ पे 6 चक्कर लगा रहा है, इसलिए जो आपका 12 पाई के बराबर होगा, 12 पाई रेडियन के, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किसी सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी। 2/7, 1/7, 7/52 या 7/53। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साधारण वर्ष में जो है कुल 365 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह और 1 दिन अलग होता है, अर्थात 52 सोमवार, शनिवार सभी जो है टोटल 52 होते हैं। एक दिन जो है बचता, उसी के प्रायिकता होने की जो संभावना उसको हमें ज्ञात करना है।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एक सप्ताह में कुछ 7 दिन होते हैं, इनमें एक दिन सोमवार होने जो प्रायिकता होगी वो आपकी 1/7 होगी। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जो 53वां जो सोमवार होने की जो प्रायिकता होगी वो आपका 1/7 होगी। ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक जो है अधिक पाता है, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। आपको बताना है परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों का योग कितना है, 210, 320, 440 या 550। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 67% पाता है और 192 जो है वो ज़्यादा पाता है। अगर इसको हम घटा देते हैं इसमें से 192 में से 192 इसमें घटा देंगे और यह बी के 27% से 27% यह पाता है और यह 48 अंक से फेल हो जाता है। और अगर हम इसमें 48 से जोड़ देंगे तो यह दोनों एक समान हो जाए, एक बराबर हो जाएगा। तो 27 को हम इधर कर लेंगे तो आपका 40% हो जाएगा और इसको हम इधर कर देंगे तो 192 प्लस 48 आपका 240 हो जाएगा, 240। तो यहाँ की 1% वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आपका 240/40 हो जाएगा, तो ये आपका 6 आ जाएगी। 1% की जो वैल्यू आपकी वो हमें 6 प्राप्त हुई है। हम लोग इस वैल्यू कहीं भी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग आसानी से यहाँ पर रख देंगे छोटी वैल्यू रखने के। अगर हम लोग 27% हो पा रहा है और 48 अंक जो है 48 अंक से वह फेल हो जा रहा है, अगर हम लोग इसमें 48 जोड़ देंगे तो हमें टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कि जो उत्तीर्ण होने के अंक कितना है। और 1% वैल्यू में 6 पता है तो 27% वैल्यू हम लोग जोड़ देंगे, 27 × 6 + 48 और यह आपके 210 के बराबर आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न को। 23 × 64 - 24 / 100 का मान आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि छोटे ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, इसलिए हम लोग 23 × 64 में 24 घटाएंगे आपका 40 आ जाएगा और यह आपका 1/100 हो जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे, इसको जो है 2 और यह 5, तो ये आपका 46 हो जाएगा। 46 में अगर हम लोग 5 के भाग देंगे तो 5 × 9 = 45 और ये आपका हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। साधारण ब्याज के किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में धन जो है वह 900 रुपये हो जाएगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, 6%, 4%, 5% या 3%। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज यहाँ पर ज्ञात करेंगे, आखिर ब्याज कितना हुआ है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए 900 में से 750 घटा देंगे तो आपको प्राप्त होगा 150 रुपये जो है उसे ब्याज प्राप्त होगा। कितने साल में? 5 साल में। तो जैसा कि हम लोग साधारण सूत्र जानते हैं, आपका ब्याज बराबर यहाँ पर साधारण ब्याज ही दिया गया है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ब्याज में कितना है? ब्याज में 150 प्राप्त हुआ है, मूलधन आपका 750 रुपये है, 750 रुपये है, दर आपका हमें ज्ञात करनी है और वर्ष आपका 5 साल है, बटे आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 × 5 = 75 आपका 5 बार होगा और इसको हम लोग इसको कर देंगे आपका, ये आपका 20 हो जाएगा, 20 बार में कैंसिल हो जाएगा और 5 × 9 = 5, 5 = 20। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो प्राप्त होगा वो 4% प्राप्त होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर अगर कांच लगवाया जाए तो उसका खर्च कितना आएगा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में जो है वो पूछता रहता है। इसको कुछ इस प्रकार का जो है आपका आयत होगा, ये कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है, फिर से बनाते हैं हम लोग। आयत कुछ एक मानक मान लीजिए, कुछ इस प्रकार का होगा। इसके अंदर जो है वो आपका रास्ता होगा। हाँ, ये आपकी लंबाई जो आपके 40 मीटर है और चौड़ाई आपकी 30 मीटर दिया गया है और यहाँ पर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता जो है आपका 2.5 मीटर है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका 2.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम लोग बाहर का क्षेत्रफल में से अगर अंदर का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो हमें रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे आसान जो तरीका है उसको हम लोग देखेंगे, सरल भाषा में देखेंगे। अगर ये 2.5 मीटर इधर बढ़ा है, अगर ये 2.5 मीटर इधर बढ़ा है तो इसकी जो लंबाई होगी वो आपके 40 × 2.5 + 2.5 अर्थात ये आप टोटल जो है 45 मीटर जो है उसकी चौड़ाई हो जाएगी, 45 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। इसी प्रकार से 2.5 मीटर का इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इधर बढ़ा और पहले से 30 मीटर है तो वो आपका 30 + 2.5 और +2.5 तो ये आपका टोटल आपका 35 मीटर हो जाएगा।
तो हमें लंबाई जो बाहर की होगी वो आपके 40 मीटर हो जाएगी बाहर की, और चौड़ाई आपके 35 मीटर हो जाएगी। बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर क्षेत्रफल में घटा देंगे तो हमें रोड की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो हम लोग इसका जो सूत्र होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, उसको हम लोग लगा देंगे यल इंटू बी। तो बाहर में से अंदर का घटा देंगे तो 45 गुणे 35 माइनस 40 गुणे 30 हम लोग कर देंगे। तो यह टोटल करेंगे हम लोग 1575 आ जाएगा, और 1575 और 40 3 12 आपका 1200 आ जाएगा, और यह आपका टोटल 375 आ जाएगा। 375 वर्ग मीटर आ जाएगा। और एक वर्ग मीटर की जो प्राइस है वो आपका 3.5 रुपये है, तो इसलिए हम लोग 375 में 3.5 का गुणा कर देंगे तो यह आपका 1312.5 रुपये आपका आ जाएगा टोटल प्राइस, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। हम लोग बाहर में से अंदर का घटा देंगे क्षेत्रफल तो हमें रोड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, और लंबाई गुणे चौड़ाई इसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है उस सूत्र पर हम लोग रख देंगे। बाहर में से अंदर घटा देंगे तो आपका 375 आ जाएगा, और 375 में 1 मीटर की वैल्यू हम रख देंगे 30.5, तो ये आपका 1312.5 रुपये आ जाएगा कांच लगवाने का पूरा खर्च। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना आपको जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो छोटी छोटी अर्थात हमें एलसीएम लेना है 4, 6 और 16 का। तो यहाँ से हम लोग 2 कर देंगे, आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर 2 से हम लोग कैंसिल करेंगे, आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। फिर 2 से 1, 3, 2, तो ये आपका 2, 4, 8 और 16। तो जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ है वो आपका 16 प्राप्त हुआ है एलसीएम। तो जो संख्या होगी वो 16 का ही कोई गुणज होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका सबसे जो छोटी संख्या आपकी है वह 112 है, जो 16 से कटेगी। तो ये आपके 4 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 16 से भी कटेगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर 224 भी दिया गया, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो ये आपकी 112 होगी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे 2 की पावर 1 2 होता है, इसी प्रकार से 2 की पावर 2 4 होता है, और यह जो है इसका 2 गुना है। इसी प्रकार से 2 की पावर 50 का जो 2 गुना होगा आपका वो 2 की पावर 51 होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम जो बचा है, जो बचे हुए आदमी हैं वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क हम लोग देख लेंगे। 8 आदमी अगर कोई काम 10 दिन में करते हैं तो टोटल जो काम होगा मान लीजिए वो आपका 80 हो जाएगा। शुरू होने के 3 दिन बाद, शुरू होने के 8 आदमी काम कर ही रहे थे 3 दिन तक, ये अर्थात 24 काम जो समाप्त किए होंगे। तो बचा जो काम हो आपका है 80 में से 24 हम लोग घटा देंगे, आपका 56 आ जाएगा। और आदमी अब बच्चे कितने हैं आपके? पहले 8 आदमी थे, अब 4 आदमी छोड़ दिए हैं, तो हमें जो बचे आदमी वो 4 आदमी बचे हैं। तो काम हमें 56 है और 4 आदमी बचे हैं, तो कितना दिन लगेगा? 14 चौको 56। तो जब बचा हुआ जो काम है वो आपके 14 दिन में पूरा होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग करने जो प्रतिशत है कितना कम कर दे कि उसके खर्च पर जो है खर्च उसका बढ़ ना पाए? तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज़ जो है 100% होती है। मान लीजिए वह 100 रुपये किलो खरीद रहा था और टोटल जो है वो 100 किलो खरीदता था, और उसमें 40% की वृद्धि हो गई चीनी के भाव में। अब जो चीनी का भाव हो गया है वो आपका 140 हो गया है। अब उसे कुछ न कुछ कम करना होगा अपनी खपत में। खपत मान लीजिए उसको एक कम कर लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका जो समझ में भी आसानी से आ सकता है, आएगा आप लोगों को। तो इससे हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे, और ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा, और इधर 7 से गुणा करके आपका 700 हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। इसको हम लोग 75 कर लेंगे तो ये आपका 7x बराबर आपका 200 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी तो वह 200 बटे आपका 7 आ जाएगी। तो आपका 7 दूनी 14, 7 8 56 और 4/7। तो इतना परसेंट जो है 28 से 4/7% जो है वो अपने खपत कम कर देगा, तो उसका जो खर्च है वो बढ़ेगा नहीं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। सबसे आसान तरीका है और सबसे समझने में आसानी आपको होगी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राम और मोहन की आयों में 8:3 का अनुपात है। आपको बताना है उनकी आयों में जो अंतर दिया गया है 1000 रुपये दिया गया है, इसमें राम की आयु आपको बतानी है। तो अनुपात कितना है? 8:3 का, और यहाँ पे अंतर जो अनुपात का जो अंतर है वो 5 का है, और ये रुपये में जो अंतर है वो आपका 1000 रुपये के बराबर है। ध्यान में लोग यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आपको 200 रुपये आ जाएगी,
हमें बताना किसका है, राम के। राम का जो अनुपात है वो आपका 8 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 200 है, तो 8 अनुपात की वैल्यू हमें 1600 रुपये प्राप्त होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। राम की जो आय होगी वो आपकी 1600 रुपये होगी। 8 अनुपात 3 दिया है, अनुपात का जो अंतर है वो आपका 5 है, और पैसे में जो अंतर है वो आपका 1000 के बराबर है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 200 प्राप्त हुई, तो 8 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो आपकी 1600 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन बी है वह सही है। यदि पहला पद 25 है और सारवंतर 1/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद आपको बताना है। 1/2, 1/5, 1/6 या 1/10। यहाँ पर जो पहला पद दिया गया है, पहला पद वो आपका 25 दिया गया है, सार्व अनुपात 1/5 दिया गया है, और हमें निकालना है चौथा पद। तो ए एन बराबर आपका होता है AR(n-1) इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर हमें चौथा पद निकालना है। ए की वैल्यू में 25 दिया गया है, आर की वैल्यू 1/5 है, और एन अर्थात 4-1 हो जाएगा आपका। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तब 25 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5, तो यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमें चौथा जो पद है A4 आपका 1/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, उसका उन्नयन कोण आपको बताना है। 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री। तो यह आपके ट्रिग्नोमेट्री प्रश्न बनाया गया है हाइट एंड डिस्टेंस से। यह आपका ABC, ये आपका त्रिभुज मान लेते हैं। ऊंचाई उसकी मान लेते हैं h है, तो लंबाई आपकी हो जाएगी √3 h हो जाएगी। ये आपका थीटा डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा लगा देंगे, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब आपका h दिया गया है और आधार आपका √3 h हो जाएगा। h यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपका √3 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है, और tan किस मान में 1/√3 आता है, वो आपके tan 30 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी आपके 30 डिग्री आ जाएगी, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। शंख की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या जो क्रमशः दिया गया है 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। शंख का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। यहाँ पर यल बराबर आपका 20 दिया गया है, और आर बराबर आपका 14 दिया गया है, और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr यल प्लस आर होता है। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 मान लेते हैं, और आर की वैल्यू हमें पता है आपकी 14 है, यल आपका 20 दिया गया है, और आर आपका 14 है। यहाँ पे इससे यह कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये आपका 44 गुणे आपका 34 हो जाएगा, और 44 गुणे 34 करेंगे हम लोग, तो ये आपका 1496 आ जाएगा, 1496 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त के उस जीवा की माप आपको बताना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। दो वृत्त है, एक आपके C1 एक आपके C2 है। यह इसका केंद्र हो जाता है, और यह आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा आपकी AB हो जाएगी, यहाँ पर स्पर्श करते हुए P, इसको यहाँ से मिला देते हैं, और यह आपका इससे हो जाएगा, और इसे हम लोग O से डिनोट कर लेते हैं। AB जो है C1 को स्पर्श करती है, और OP आपका AB पर लंब है, और वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर OAP हम लोग करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ से हमें AP ज्ञात करना है। तो AP हम लोग ज्ञात करेंगे, तो AP बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ पर दिया है जो पहली वृत्त का त्रिज्या अब आपकी 3 है, छोटे की और बड़े की आपकी 5 दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यह यहाँ पर भी आपके 3 हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है AP की लंबाई, तो ये आपके OA² हो जाएगा, OA² और माइनस OP² हो जाएगा, OP²। OA आपका 5 का है, 5 का और माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा अंडर रूट में, तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25 में से 9 चल जाएगा, आपका 16 अंडर रूट में आ जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा। AP की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। हमें ज्ञात करना है AB की वैल्यू, और जैसा कि हम लोग जानते हैं 2 भागों में विभाजित होता है, तो आपका 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। टोटल जो AB की लंबाई आएगी
ए बी की लंबाई हो जाएगी वो आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इंडिक्ट का अपोजिट क्या होगा? एक्सोनरेट, रेस्पॉन्ड, परमिशन या प्रिवेल। इंडिक्ट का जो हिंदी अर्थ होता है वह अभियोग लगाना होता है, अभियोग लगाना होता है। और इसका जो विलोम होगा वह आपका एक्सोनरेट होगा, और इसका जो अर्थ होता है वह दोष मुक्त करना होता है, दोष मुक्त करना। आते हैं अगला प्रश्न लोग। इंसॉल्वेंट का समानार्थी क्या होगा? जेंटल, बैंकरप्ट, इनोसेंट या इनोवेटिव। इंसॉल्वेंट का जो अर्थ होता है वह दिवालिया होता है, दिवालिया। और इसका जो समानार्थी होगा आपका वो बैंकरप्ट होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। जैसे विजय माल्या को जो है दिवालिया घोषित किया गया है, वही जो शब्द है इंसॉल्वेंट। आते हैं अगला प्रश्न लोग। लाइट इज देन साउंड, फास्टर, साउंडर, मोर फास्टर या लाइटर। तो यहाँ पर जो है वो आपका फास्टर शब्द प्रयोग होगा। लाइट इज फास्टर देन साउंड, फास्टर देन साउंड। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। देयर वाज ए सीरियस बिटवीन द टू ब्रदर्स, अल्टरकेशन, अब्रिएशन या अल्टरेशन या अलिटरेशन। तो इसका जो हिंदी जो अर्थ होगा वह आपका जैसे दो भाई बहनों में तकरार या झगड़ा होता है वही लिखा हुआ है। और इसका जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो अल्टरेशन होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और इसका जो मतलब होता है वो तकरार होता है, तकरार है, झगड़ा है, इसका होता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। एनी ऑफ द बॉयज इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। तो आपको बताना है एनी ऑफ द बॉयज की जगह पे कौन शब्द, कौन सा जो है ऑप्शन यहाँ पे फिल किया जाएगा। ऑल द बॉयज, सम ऑफ बॉयज, सम ऑफ द बॉयज, या ये जो लिखा है वह सही लिखा गया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सम ऑफ द बॉयज यहाँ पर होगा, एनी ऑफ द बॉयज की जगह पर। अब पूरा जो सेंटेंस होगा, सम ऑफ द बॉयज इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। इसका जो सी ऑप्शन है वह सही है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में करना है। द गार्डनर प्रून्ड ऑल द रोज बसेज। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो अर्थ होगा, माली ने सभी गुलाब के झाड़ियों को काट दिया। और इसका जो पैसिव वॉइस होगा, ऑल द रोज बसेज वेयर प्रून्ड बाय द गार्डनर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। मैजेस्टिक का अपोजिट आपको बताना है। सबमिसिव, पॉसिंग, हम्बल या अगस्ट। मैजेस्टिक का जो अर्थ होता है वो प्रभावशाली होता है, तेजस्वी होता है। और इसका जो अपोजिट होगा वो आपका हम्बल होगा, नम्र। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही। ट्रांसपेरेंट का आपको अपोजिट बताना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, सीनियर, ओपेक, ऑब्वियस या कॉन्स्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ओपेक का अर्थ होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। आई केप्ट द फ्लावर इन द वॉस। और इसका जो हिंदी में होगा, मैंने फूलदान में फूल रख दिया। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो पैसिव वॉइस होगा, द फ्लावर्स वेयर केप्ट इन ए वेस। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉट। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है, यह इसका पैसिव वॉइस है। द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, एनाटोमी, एनिमेट, एनल्स या एंटीजन। जानवरों की शारीरिक संरचना का विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसे आपका एनाटोमी कहा जाता है, शरीर रचना विज्ञान। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो जल में रहने वाले एनिमल होते हैं उन्हें एक्वाटिक कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है, जलचर, जलचर। आते हैं अगला प्रश्न लोग। क्योर फॉर ऑल डिजीज। हर बीमारी के इलाज के लिए जो दवा प्रयोग किया जाता है उसे पैनासिया कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में जो है बदलना होगा।
यू से आई कट द फिंगर। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यू से दैट यू कट द फिंगर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको सही सेंटेंस पहचानना है। ही said दैट अर्थ वाज राउंड, ही said दैट अर्थ इज राउंड, ही said दैट अर्थ हैज बिन राउंड, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ही said दैट अर्थ इज राउंड। इसका जो ऑप्शन बी है वह एक शुद्ध वाक्य लिखा गया है, क्योंकि यह यहाँ पर जो है जो पृथ्वी है गोल है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको पहचानना है किसकी जो स्पेलिंग है वह सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है हेवन, इसकी जो स्पेलिंग है वह सही है, और इसका जो अर्थ होता है वह आश्रय होता है। बाकी ये आपका ग्रामर में स्पेलिंग, इसकी जो शुद्ध रूप होगा वो ग्रामर होता है, ग्रामर है। इसी प्रकार से हेवन जो है उसका यह शुद्ध रूप होगा, और अंतिम आपका मैकेब्रे, इसका जो अर्थ होता है वो भयंकर होता है, और इसका जो शुद्ध रूप होगा वह आपका मैकाबरे, मैकाबरे इसका जो शुद्ध रूप होगा, और इसका जो अर्थ होता है वो आपका भयंकर होता है। स्पेलिंग को आप लोग विशेष ध्यान देंगे, परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 6, 7, 8 या 10। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे अंग्रेजी में कुल 8 प्रकार के होते हैं। इसका जो ऑप्शन सही है वह सही है। इनमें आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो टोटल जो है 8 पार्ट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ही करेज ऑन हिज ऑनर। आपको बताना है हॉनर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है। तो हॉनर ये आपका एक नाउन है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर भी आपको स्पेलिंग पहचानने किसकी स्पेलिंग जो है वह सही है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डिस्पैशनेट जो है इसका सही जो स्पेलिंग लिखी है, और इसका जो अर्थ होता है वह निष्पक्ष होता है, शांत होता है, निष्पक्ष। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। यहाँ पर आपको फिल करना है। सेंटेंस है द क्लर्क वाज बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। पुल डाउन, पुल्ड अप, पुल्ड ऑफ या पुल्ड इन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है वो पुल्ड इन फिल होगा, और पूरा जो सेंटेंस होगा द क्लर्क वाज पुल्ड इन बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस। और पुल्ड इन का जो अर्थ होता है वो रेस्टेन होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, इसका आपको इनडायरेक्ट जो है वह पहचानना है कौन सा सही है। सेंटेंस आपका है आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ही इन्फॉर्म्ड। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज टू लिव देयर। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है कई पार्ट में, इसमें आपको पहचानना किस पार्ट में जो है वह गलती है। फाइंड द एरर। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में या चौथे पार्ट में, किस में कमी है आपको पहचानना है, गलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन दूसरे में जो है वो गलती है, क्योंकि नो सूनर के बाद व्हेन नहीं आता बल्कि देन आता है। तो इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फिल करना है देयर सम बुक्स इन हिज बैग। इज, वाज, वेयर या डू। तो यहाँ पर जो फिल होगा वो आपका वेयर होगा। देयर वेयर सम बुक्स इन हिज बैग होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। सिमेटिक का अर्थ आपको बताना है डिस्टर्बिंग, डियाबोलिकल, ग्रामेटी या डियाग्रामेटिक होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, डियाग्रामेटिक इसका जो है सही अर्थ होगा। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो ढांचागत चित्र संबंधी होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। यहाँ पर आपको सही प्रीपोजिशन का जो है चुनाव करना है। ही टर्न टू द म्यूजिक प्रोग्राम, ऑन, इनटू, ऑन टू या विद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ही टर्न ऑन टू म्यूजिक प्रोग्राम। उसने संगीत
कार्यक्रम जो है वो चालू किया। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। तो हम लोग टोटल 100 प्रश्न देख लिए हैं और यह इलाहाबाद हाईकोर्ट का 3 फुल एंड टेस्ट जो है वह कंप्लीट हो चुका है। अगला जो है वो 2 दिन बाद आपका चौथा टेस्ट वो कराया जाएगा। आपके कितने प्रश्न सही और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।